ये है जीके एंड जीएस की सीरीज। इसमें देखेंगे 100 पॉइंट जो कि हैं पॉलिटी के, जो कि यूपीएससी पीसीएस एसएससी सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। पॉलिटी के पॉइंट या क्वेश्चंस। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो गवर्नमेंट का होता है, उसमें प्रेसिडेंट को तो एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है और प्राइम मिनिस्टर के पास रियल अथॉरिटी होती है। देखो, प्रेसिडेंट की वैल्यू है, हर जगह साइन प्रेसिडेंट के होते हैं, बट पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ज़्यादा होती है। जैसे घर का बड़ा मुखिया जो रिटायर हो चुका है, आराम करता है, ऐसा प्रेसिडेंट है कंट्री में। प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। जो प्राइम मिनिस्टर है उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, बट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट, पर जो प्राइम मिनिस्टर वो ही बनेगा जिस पार्टी की मेजोरिटी सीट जीती है जिस पार्टी ने, और वो उसे हेड बनाएंगे कि हाँ हमारी साइड से ये है प्राइम मिनिस्टर के लिए पद का दावेदार। तो प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से चुन लेंगे कि हाँ इसे बना रहा हूँ। जो पार्टी जीतेगी, जो जिस पार्टी की सीट ज़्यादा होंगी, मेजोरिटी में जो होगी, वो उस पार्टी का जो कैंडिडेट वो पार्टी वाले चुनेंगे, उसे ही प्राइम मिनिस्टर की ओथ दिलाएंगे प्रेसिडेंट। और जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनको उनको अपने मन से प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर बताएंगे कि किसे कौन सा मिनिस्ट्री देना है, उस तरह से वो अपॉइंट करेंगे दूसरे मिनिस्टर्स को। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर कितने हो सकते हैं? जो टोटल सीट है उसका 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। जो टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की, ठीक है, जो टोटल स्ट्रेंथ लोकसभा की, उसके 15% से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते, इंक्लूडिंग पीएम। ये प्रोविज़न पहले नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में, 2003 में ऐड किया गया 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेल बी कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसके लिए आंसरेबल है? उन्हें आंसर देना है लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा में है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और उन्हें जो एमपी हैं वो इलेक्शन लड़के गए हैं डिफरेंट एरिया से, मतलब उस एरिया को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एमपी। इसलिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको आंसर देगी एमपी को, क्योंकि वो पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो सैलरी और अलाउंसेज हैं मिनिस्टर्स की, ये पार्लियामेंट ही डिटरमाइन करती है कि कितनी सैलरी होनी चाहिए मिनिस्टर्स की। इफ़ ए मिनिस्टर नॉट ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, अगर कोई ऐसा मेंबर को मिनिस्टर बनाया गया है जो दोनों ही हाउस, पार्लियामेंट के दो हाउस है लोकसभा एंड राज्यसभा, उसका मेंबर नहीं है और तो भी मिनिस्टर बनाया गया है, तो 6 महीने से ज़्यादा वो मिनिस्टर नहीं रह सकता। 6 महीने के अंदर या तो उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा या रिजाइन करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करते हैं ओथ किसे? मिनिस्टर्स को ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट। एनी मिनिस्टर हु हैज़ द राइट टू स्पीक इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बट नॉट वोट अनलेस ए मेंबर ऑफ दैट हाउस। मिनिस्टर्स हैं, किसी हाउस के वो मेंबर हैं, ये राज्यसभा के हैं या लोकसभा के हैं, ठीक है, तो वो दोनों ही हाउस में जाके डिस्कशन कर सकते हैं, किसी भी इशू पर बोल सकते हैं, बट अगर वोटिंग हो रही तो वोट डालने का अधिकार उन्हें उसी हाउस में है जिस हाउस के वो मेंबर हैं। वैन द प्राइम मिनिस्टर रिजाइन, अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन करते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजोल्व अपने आप हो जाती है, मतलब सरकार गिर जाती है। किचन कैबिनेट या इनर कैबिनेट इसे कहते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के 15-20 मिनिस्टर्स होते हैं वो आपस में मिलकर डिसीजन ले लेते हैं, तो इसे कहते हैं इनर कैबिनेट या किचन कैबिनेट। मतलब डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है जिससे प्राइम मिनिस्टर कंसल्ट करते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। स्टेट के गवर्नर को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं, एक्चुअली वो प्रेसिडेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट में। और गवर्नर जनरली 5 साल के लिए होते हैं, बट इसका जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है, मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर है कितने टाइम के लिए वो रखे, पर जनरली 5 साल के लिए होते हैं। गवर्नर बनने के लिए मिनिमम एज की रिक्वायरमेंट 35 ईयर्स है। टू बिकम गवर्नर ही शुड बी एन आउटसाइडर, मतलब जिस स्टेट का वो इंसान है, जिस स्टेट को वो बिलोंग करता है, उसे उस स्टेट का गवर्नर नहीं बनाया जाएगा, दूसरे स्टेट का बनाया जाएगा। देर इज़ नो बार टू ए पर्सन बीइंग अपॉइंटेड गवर्नर मोर देन वंस, मतलब गवर्नर एक टर्म पूरा कर चुका उसे दोबारा भी बनाया जा सकता है, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है कि नहीं बनाया जा सकता। गवर्नर कैन रिजाइन एट एनी टाइम बाई एड्रेसिंग ए रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। अगर गवर्नर को रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा प्रेसिडेंट को। जैसे कि पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, ऐसे ही कुछ स्टेट्स में
लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। इस लेजिस्लेटिव असेंबलीज तो सभी स्टेट में और लेजिस्लेटिव काउंसिल है किस 5-6 स्टेट हैं, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन स्टेट्स में है लेजिस्लेटिव काउंसिल, सिर्फ इन्हीं में है। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर वहाँ है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए इलेक्शन नहीं होता डायरेक्टली, तो वहाँ पर मेंबर आते हैं नॉमिनेट होके, इधर उधर से मेंबर आते हैं। तो गवर्नर 1/6 मेंबर को तो गवर्नर ही नॉमिनेट करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जिनका स्पेशल योगदान होता है लिटरेचर में, साइंस में, आर्ट में या किसी सोशल सर्विस में। इस तरह से गवर्नर उस स्टेट की काउंसिल में उस स्टेट से जो भी रिलेटेड इंसान होंगे जिन्होंने अपने फील्ड में काफ़ी अच्छा किया होगा, तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ है उसका 1/6 मेंबर, मतलब 6 हिस्से कर दो तो 1 हिस्सा गवर्नर ही नॉमिनेट कर देते हैं। गवर्नर कैन नॉमिनेट 1 मेंबर ऑफ द टू द स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली। एक मेंबर ये गवर्नर जो है स्टेट की असेंबली में भी नॉमिनेट करते हैं जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का हो, मतलब ब्रिटिशर्स चले गए तो कुछ यहाँ रह गए, जो रह गए उनको रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए अगर कोई है तो अपॉइंट कर देंगे। प्रेसिडेंट में ट्रांसफ़र ए गवर्नर, प्रेसिडेंट गवर्नर को ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मिड ऑफ द टर्म, ऐसा कर सकते हैं। गवर्नर जो है उस स्टेट की यूनिवर्सिटी के चांसलर हैं, ठीक है, और वो फिर देखो पूरे स्टेट की यूनिवर्सिटी के वो चांसलर हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो हर यूनिवर्सिटी में काम कर सकें, तो वहाँ काम करने के लिए वो वाइस चांसलर अपॉइंट करते हैं। गवर्नर एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रखते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट रखते हैं। रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय सीएम, मतलब चीफ मिनिस्टर के पास है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर के पास है। ऐसा ही सेंटर में है, जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है प्रेसिडेंट के पास है और रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पीएम के पास है और नॉमिनल प्रेसिडेंट के पास है। द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ सीएम। चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं गवर्नर। डेफिनेटली जो पार्टी मेजोरिटी में जीती होगी उसका जो मेंबर वो रिप्रेजेंट करेंगे वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे गवर्नर, और दूसरे मेंबर्स को अपॉइंट कर भी गवर्नर ही करते हैं, मतलब मिनिस्टर्स को भी यही अपॉइंट करते हैं और दिलाते हैं, बट इसमें इनकी हेल्प करते हैं सीएम। अगर डेथ हो गई किसी सीएम की सीएम रहते हुए तो वो पार्टी अपना दूसरा लीडर इलेक्ट कर लेगी और गवर्नर उसे ओथ दिलाएंगे। मतलब सीएम चुनने में गवर्नर का कोई रोल नहीं होता, बस गवर्नर का इतना काम है मेजोरिटी वाली पार्टी ने जिस मेंबर को खड़ा किया है उसे वो सीएम नियुक्त कर दे। सैलरी और अलाउंसेस जो भी चीफ मिनिस्टर की हैं ये स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिटरमाइन करती है। ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं एमएलए। अगर कोई मेंबर स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है तो उसे चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है, बट 6 महीने से ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता। मतलब 6 महीने के अंदर या तो उसे एमएलए बनना पड़ेगा या रिजाइन करना पड़ेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, क्योंकि वहाँ पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उन्हें ही आंसर देना है। मिनिमम एज मस्ट नॉट लेस देन 30 ईयर इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए 30 साल की उम्र होनी चाहिए कम से कम, और लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 की एज होनी चाहिए। बाई कैमरल लेजिस्लेचर मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल किस किस स्टेट में है, तो यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, तो 6 स्टेट में है। ए लेजिस्लेटिव असेंबली मस्ट हैव एटलीस्ट 60 मेंबर एंड कैन हैव मैक्सिमम 500 मेंबर। देखो हर स्टेट की अपनी एक असेंबली है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, तो उसमें हर स्टेट में कम से कम 60 मेंबर की असेंबली होनी चाहिए और मैक्सिमम 500 मेंबर की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेट अपनी मर्जी से बढ़ाता घटाता चलाएगा, इनके बीच में होनी चाहिए मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500। और लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो स्ट्रेंथ है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये एक मार्क है। मतलब जितने लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर हैं उसके 1/3 ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो सकते हैं, और कम से कम 40 से कम तो नहीं होना चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली का जो टर्म है 5 साल का है, जैसे कि पार्लियामेंट लोकसभा का है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल का टर्म 6 साल का है, जैसे कि राज्यसभा का है। जैसे 1/3 मेंबर वहाँ पर रिटायर होते हैं 2 साल में, ऐसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल के 1/3 मेंबर 2 साल में रिटायर होते हैं।
काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 280, ये रिलेटेड है फाइनेंस कमीशन से। फाइनेंस कमीशन मतलब वो बताते हैं कि किस स्टेट को कितने पैसे की ज़रूरत है, उतना उतना पैसा उसे देना चाहिए। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते प्रेसिडेंट। ये बड़े बड़े अपॉइंटमेंट सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं। हर 5 साल में ये अपॉइंट करते हैं फाइनेंस कमीशन को। पहला फाइनेंस कमीशन बना था 1952 से 57 तक का। ये इसके जो चेयरमैन थे वो थे केसी नियोगी। अब जो चल रहा है वो चल रहा है 16th फाइनेंस कमीशन। इसके चेयरमैन है अरविंद पनगारिया। चेयरमैन अक्सर पूछे जाते हैं। फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट को, मतलब इनका सबका लेना देना सिर्फ प्रेसिडेंट से रहेगा। फाइनेंस कमीशन में एक चेयरमैन और 4 अदर मेंबर होंगे। और जो चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के, उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर में। और जो मेंबर्स हैं, उन 4 जो मेंबर्स हैं उसमें एक तो मेंबर जज होना चाहिए किसी हाई कोर्ट का, एक को किसी स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए फाइनेंस में, या दूसरे को फाइनेंशियल मैटर या एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एक को स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए इकोनॉमिक्स में। मतलब 4 मेंबर है, एक चेयरमैन है, सबको अपने फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए फाइनेंस वाले में। जो मेंबर्स हैं फाइनेंस कमीशन के, वो रीअपॉइंट हो सकते हैं, दोबारा वो अपॉइंट हो सकते हैं। फाइनेंस कमीशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रिकमेंडेशन ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। फाइनेंस कमीशन बनाया क्यों जाता है कि टैक्स रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स एंड अमंग स्टेट देमसेल्फ। मतलब फाइनेंस कमीशन ये डिटरमाइन करता है, ये रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि इन्हें कितना टैक्स का कितना हिस्सा इस स्टेट को जाना चाहिए, कितना इस स्टेट को जाना चाहिए। जो रिकमेंडेशन है फाइनेंस कमीशन की वो एडवाइजरी इन नेचर है, मतलब एडवाइस दी है, ऐसा नहीं थोपा नहीं है, बाइंडिंग नहीं है यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर। मतलब एक सलाह दी है गवर्नमेंट ने कि इतना पैसा इस स्टेट को जाना चाहिए। अब गवर्नमेंट माने या ना माने, गवर्नमेंट की मर्जी है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 123 123, इसमें है प्रेसिडेंट के पास पावर है ऑर्डिनेंस लागू करने की। ऑर्डिनेंस तब लागू किया जाता है जब दोनों ही पार्लियामेंट के हाउस सेशन में नहीं है और किसी इशू पर इमीडिएट एक्शन लेना है, तो ऑर्डिनेंस लेके आ जाता है। जैसे 123 ऑर्डिनेंस लेके आते हैं प्रेसिडेंट, ऐसे ही स्टेट में आर्टिकल 213 ऐसे ही ऑर्डिनेंस की पावर गवर्नर के पास भी है। President can only issue an ordinance when either house of the parliament is not in session and when immediate action is required। मतलब दोनों ही हाउस सेशन में नहीं है और किसी पॉइंट पर इमीडिएट एक्शन लेना है तो ऑर्डिनेंस लागू किया जाता है। ऑर्डिनेंस कैन कवर एनी सब्जेक्ट दैट पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन। ऑर्डिनेंस किसी भी सब्जेक्ट को बनाया जा सकता है जिस पे पार्लियामेंट डिसीजन ले सकती है। मतलब पार्लियामेंट की पावर जो है वो ऑर्डिनेंस में है। Ordinance must be laid before both House of Parliament when they reassemble। देखो ऑर्डिनेंस तब बना है जब पार्लियामेंट के दोनों ही हाउस सेशन में नहीं है। जब पार्लियामेंट के सेशन लगते हैं तो ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट के सामने जाता है कि इसका क्या करना है, ख़त्म करना है या कंटिन्यू करना है। इफ़ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट अप्रूव करते हैं इस ऑर्डिनेंस को तो ये एक एक्ट बन जाता है इमीडिएटली। मतलब ऑर्डिनेंस ज़्यादा टाइम के लिए रह नहीं सकता। ऑर्डिनेंस तब तक है जब तक पार्लियामेंट सेशन में नहीं है। जब पार्लियामेंट सेशन में आई है तो पार्लियामेंट को डिसीजन लेना होगा कि इस ऑर्डिनेंस को बनाना है या कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करना है तो वो एक्ट के फॉर्म में कंटिन्यू होगा। तो ऑर्डिनेंस के जो कितना टाइम के लिए रह सकता है, ऑर्डिनेंस ऑटोमेटिकली सीज टू ऑपरेट आफ्टर 6 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ रीअसेंबली ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के रीअसेंबल होने के 6 वीक के अंदर या तो खुद खत्म हो जाएगा या पार्लियामेंट उसे एक्ट बना देगी। तो मैक्सिमम लाइफ जो है ऑर्डिनेंस की वो 6 महीने और 6 वीक है। 6 महीना जो पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच का मैक्सिमम टाइम हो सकता है। तो मतलब 6 महीना वहाँ का लगा लो और 6 वीक्स जिस पार्लियामेंट सेशन में आने के बाद जब डिसीजन लेती है उसका टाइम, इससे ज़्यादा ऑर्डिनेंस नहीं रह सकता। मतलब इसमें ख़त्म हो जाएगा वो। प्रेसिडेंट कैन प्रमलगेट और विड्रा एन ऑर्डिनेंस ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब डेफिनेटली प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से ऑर्डिनेंस लगाएंगे नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और पीएम ने कहा होगा किसी पॉइंट पे एक्शन लेने की ज़रूरत है तभी ऑर्डिनेंस लागू हुआ है। प्रेसिडेंट इस ऑर्डिनेंस को विड्रॉ कर सकते हैं एट एनी टाइम। आर्टिकल 324 है अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके इलेक्शन कराता है? पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के एंड वाइस प्रेसिडेंट के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नॉट कंसर्न विद द इलेक्शन ऑफ पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़। पंचायत और म्यूनसिपालिटीज़ के जो इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं कंडक्ट कराता। द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर
अदर कमिश्नर सेल बी मेड बाय द प्रेसिडेंट। डेफिनेटली इन्हें भी अपॉइंट प्रेसिडेंट ही करेंगे। देखो इलेक्शन कमीशन के पास अपना एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, तो जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है उसे ही ये यूज़ करते हैं। मतलब इलेक्शन के टाइम में एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर काम करता है, सारे वो ऑर्डर उन्हीं के फॉलो करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, मतलब 3 मेंबर जो इलेक्शन कंडक्ट करवा देते हैं पूरी कंट्री में। इनकी जो पावर है वो इक्वल है, सैलरी भी इक्वल है, सिमिलर ही है सब कुछ, और वो बराबर है सुप्रीम कोर्ट के जज के। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और उसके 2 और इलेक्शन कमिश्नर हैं, तीनों की सैलरी, पेंशन, पावर सब इक्वल है, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है इनका जो टर्म है वो 6 साल का होता है, और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। या तो 6 साल पूरे हो जाएं, या वो कोई इनमें से कोई 65 ईयर्स का अगर पहले हो गया तो पहले रिटायर हो जाएगा। ये काफ़ी पूछा जाता है क्या कितना टर्म है। आर्टिकल 148 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिकल है कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 149 ये है अबाउट द ड्यूटीज पावर ऑफ द कैग। कैग को कहते हैं गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, मतलब पब्लिक का पैसा कहाँ खर्च किया उसकी रिपोर्ट बनाता है कैग। ये कंट्रोल करता है इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट बोथ सेंटर एंड द स्टेट लेवल। कैग को भी अपॉइंट करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका जो टाइम पीरियड है वो 6 साल का है, या 65 ईयर्स ऑफ एज जो भी पहले हो जाए। देखो जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, यहाँ पर ये पहले से जो एक्सपीरियंस ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट में वही अपॉइंट किए जाते हैं, तो ये फ्रेश कहीं से आते नहीं है। तो ऑलरेडी इनके टर्म पूरा हो मतलब ये रिटायरमेंट के आसपास ही यहाँ तक पहुँचते हैं, तो 6 साल इन्हें दिया जाता है, या 6 साल से पहले अगर ये 65 साल के हो गए तो भी इन्हें रिटायर कर दिया जाता है। सैलरी जो है कैग की वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। मेंबर ऑफ कैग इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस। जब कैग के मेंबर हैं, अब 65 साल की उम्र में ये रिटायर हो गए, अब इन्हें दूसरे ऑफिस में अपॉइंट नहीं किया जाएगा, मतलब एक रिटायरमेंट की जनरल एज हो गई है। आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 105 पावर प्रिविलेज इम्यूनिटीज ऑफ अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी डेफिनेटली प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे। ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं कंट्री में। लॉ मिनिस्टर अलग है, लॉ ऑफिसर अलग है। ये इनका काम है जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में बुलाया गया है, वहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जाते हैं। कौन? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं कंट्री में। ये इनकी एलिजिबिलिटी ये है कि ही मस्ट बी ए पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये इतने क्वालिफाइड होते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जा सकें। इनका जो टर्म है वो कोई ऐसा फिक्स नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कब तक ये रहते हैं। जनरली 5 साल के लिए रहते हैं, जैसे गवर्नमेंट आती है तो चुने जाते हैं, गवर्नमेंट जाती है तो हटाए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इनके पास राइट टू स्पीक है इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों हाउस में जाकर बात बोल जो भी इन्हें कहना कह सकते हैं, बट ये वोट नहीं डाल सकते वहाँ पर, कि वहाँ पर वोटिंग होती रहती है किसी न किसी इशू को लेकर, तो ये वोट नहीं डाल सकते वहाँ पर। अटॉर्नी जनरल अपीयर ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर अपीयर होते हैं। कहाँ? इन ऑल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट और इन एनी केस इन हाई कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बुलाया जाता है, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जाते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इनके पास जो एमपी के पास पावर होती है, इन्हें प्रिविलेज इम्यूनिटीज मिलते हैं, वो इन्हें मिलते हैं। और ये लीगल जो अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं वो करते रह सकते हैं, इन्हें कोई डिबार्ड नहीं किया जाता, मतलब रोकते नहीं हैं अपनी इलीगल प्रैक्टिस करने से। इनके साथ होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्हें असिस्ट करने के लिए। आर्टिकल 165 है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। जैसे कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ऐसे ही स्टेट में एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट्स में। इन्हें अपॉइंट करते हैं गवर्नर, और ये इतने क्वालिफाई होते हैं जिसकी हाई कोर्ट के जज बन सकें। गवर्नर के ऊपर डिपेंड करता है कितने टाइम के लिए ये रहते हैं, मतलब इनका भी टर्म पीरियड नहीं दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। और इनके पास भी अधिकार है स्टेट के असेंबली में जाके बोलने का, बट वोट डालने का अधिकार इनके पास भी नहीं है। आर्टिकल 177 कहते हैं कि राइट ऑफ एडवोकेट जनरल हो, कितने राइट इनके पास। आर्टिकल 194 कहता है कि पावर प्रिविलेज क्या है इनके पास, एडवोकेट जनरल के पास।
आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक पार्ट है 14th। इस ये है अबाउट द यूपीएससी रिगार्डिंग कंपोजिशन क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है यूपीएससी में, रिमूवल ऑफ द मेंबर, ये पावर फंक्शन क्या है, ये सारे जो आर्टिकल हैं 315 से लेकर 323 तक बिलोंग करते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी में जनरली 9 से लेकर 11 मेंबर तक होते हैं, चेयरमैन को इंक्लूड करके, और 1/2 of the members of the UPSC should be such persons who hold office for at least 10 years either government of India or under the government of any state। मतलब यूपीएससी के 9 से लेकर 11 मेंबर है और कम से कम आधे मेंबर को 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी स्टेट में गवर्नमेंट की पोस्ट पर रहने का, जॉब करने का। चेयरमैन और जो मेंबर्स हैं यूपीएससी के उन्हें भी डेफिनेटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करेंगे। इनका जो टर्म पीरियड है वो 6 साल का है या 65 ईयर्स ऑफ एज जो पहले पूरा हो जाए। जो यूपीएससी के सारे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, सैलरी, अलाउंसेस, पेंशन जो भी इन्हें मिलता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से मिलता है डायरेक्ट, तो इनका कोई रोक टोक कर नहीं सकता कोई भी पार्लियामेंट। ए मेंबर ऑफ यूपीएससी मे रिजाइन, अगर किसी यूपीएससी के मेंबर को रिजाइन करना है तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही देगा। जो चेयरमैन है यूपीएससी के वो उन्हें दूसरी जगह फिर जॉब नहीं करनी है या जॉब नहीं मिलेगी, फर्दर एम्प्लॉयमेंट के लिए वो एलिजिबल नहीं है, ना तो सेंटर में ना ही स्टेट में। चेयरमैन एलिजिबल नहीं है, मेंबर एलिजिबल है, मेंबर्स चेयरमैन बन सकते हैं। चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। स्टेट के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वहाँ पर वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के थ्रू। अगर उन्हें रिमूव करने की ज़रूरत पड़ गई तो प्रेसिडेंट ही रिमूव करेंगे। चेयर एंड मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये 6 साल के लिए बनते हैं और या 62 ईयर्स ऑफ एज जो पहले पूरा हो जाए। चेयरमैन एंड द मेंबर ऑफ जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट अगर कि 2 स्टेट मिलके एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाते हैं तो उन्हें अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वहाँ पर गवर्नर का रोल नहीं होता। नंबर कितने होंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे ये भी डिटरमाइन करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 315 कहता है पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 316 अपॉइंटमेंट एंड टर्म ऑफ ऑफिसर्स। 317 रिमूवल और सस्पेंशन कैसे कर सकते हैं। 320 फंक्शंस क्या है। 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब यूपीएससी एंड पीसीएस। 316 में अपॉइंटमेंट इनका कैसे होगा। 317 में इन्हें रिमूव कैसे कर सकते हैं और 320 में इनके फंक्शन है क्या। आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक जो पार्ट 5 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये डील करता है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट की पावर क्या है, इनके पास जुरिस्डिक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें। एवरी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को जज को, बट ये कंसल्ट करेंगे पहले चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से। एलिजिबिलिटी क्या है जज बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट का, पहली बात तो सिटीजन होना चाहिए कंट्री का, और ही मस्ट बी इन ए हाई कोर्ट जज, कम से कम 5 साल के लिए किसी हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या 10 साल के लिए एडवोकेट होना चाहिए। ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सीज टू बी सो एंड अटेंडिंग द एज ऑफ 60, मतलब 65 साल की उम्र में ये रिटायर हो जाएंगे। आर्टिकल 131 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंडर आता है। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, अगर किसी पॉइंट को लेकर डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट के बीच में है तो ये केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट, या इस 2 स्टेट के बीच में कोई केस लड़ा जा रहा है, डिस्प्यूट हो गया है, तो ये केस जाएगा किसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास। इसे कहते हैं ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 131। आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक पार्ट 6 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बिलोंग करते हैं सारे आर्टिकल हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट मतलब हर स्टेट में एक हाई कोर्ट अपना है। एवरी जज ऑफ हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, बट उन्हें अपॉइंट करने से पहले वो कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, गवर्नर उसी स्टेट के गवर्नर से, और उस स्टेट के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। हाई कोर्ट के जज को 62 ईयर्स की एज में ये रिटायर होते हैं, और प्रेसिडेंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक जज को फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट आफ्टर कंसल्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। मतलब जज को, हाई कोर्ट के जज को ट्रांसफ़र किया जा सकता है एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में। इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज, इसके लिए कम से कम एक मोशन पास करना पड़ेगा, लोकसभा के 100 मेंबर साइन करके देंगे और या फिर राज्यसभा के 50 मेंबर साइन करके देंगे, तभी सुप्रीम कोर्ट के जज को इम्पीच करना मतलब उनके पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू होगी।